सर दिवाली कैसी रही आपकी? बढ़िया बढ़िया एकदम मस्त गुड मॉर्निंग जबरदस्त। सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल सर? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप लोग सब कैसे हैं बच्चों? बढ़िया सर। सर हम चलिए बढ़िया। गुड मॉर्निंग। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रैक्टिस करी थी, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक रह गया था बच्चों। लास्ट टॉपिक है हीट का। लास्ट टॉपिक नहीं है, लेकिन ये जो कैलोरीमेट्री है उसका लास्ट टॉपिक है। हेडिंग डाल दीजिए बच्चों, अगर नहीं डाली है तो हीटिंग कर्व। हेडिंग डाल दीजिए हीटिंग कर्व। सर टेस्ट में क्वेश्चन में डाउट था। अच्छा हम बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 8, ओके क्या था सवाल? if angular velocity is omega and linear velocity is b and position vector is r, the centripetal acceleration of the particle is। ओके तो उसमें वेक्टर फॉर्म में रिलेशन दिया हुआ था क्या? यस सर। ओके तो उसमें मतलब क्या क्या ऑप्शन थे? एसी बराबर क्या क्या था? b क्रॉस ओमेगा, ओके ओमेगा क्रॉस b, ओके r क्रॉस ओमेगा एंड ओमेगा क्रॉस r। ओके एसी के बारे में बात कर रहे हैं ना? यस सर। ओके तो एसी आर क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस आर तो नहीं हो सकता है ना? क्यों नहीं हो सकता एसी आर क्रॉस ओमेगा, ओमेगा क्रॉस आर? क्योंकि वो वी के उसके डायमेंशंस देखेंगे तो वी के बराबर आ जाएंगे स्पीड के। और सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन पूछा है तो वी क्रॉस ओमेगा या ओमेगा क्रॉस वी होगा। पर उनमें से कौन सा सही होगा? तो ए सेंट्रीपेटल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा, मैं एक सेकंड डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूं। जो ए सेंट्रीपेटल का डायरेक्शन होगा वो हमेशा सेंटर की तरफ होगा। ठीक है तो मान लीजिए यहाँ पे ये सेंटर है, ठीक है ये सेंटर है और ये पार्टिकल है जो कि मान लीजिए वी स्पीड से इधर जा रहा है। ठीक है तो अगर वी स्पीड से इधर जा रहा है तो ओमेगा जो होगा इसका बाहर की तरफ होगा और ए सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी। ठीक है ए सेंट्रीपिटल की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी एसी। तो ओमेगा ऊपर की तरफ, वी इधर। तो अगर वी क्रॉस ओमेगा करेंगे, वी क्रॉस ओमेगा, तो एसी की डायरेक्शन इधर हो जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। ओमेगा ऊपर की तरफ है, ओमेगा क्रॉस वी करेंगे तो एसी इधर आ जाएगा। तो ओमेगा क्रॉस वी पॉसिबल है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो आंसर में b क्रॉस ओमेगा दिया है। वी क्रॉस ओमेगा दिया हुआ है, नहीं वी ओमेगा ऊपर की क्रॉस तरफ, b, वी ओमेगा क्रॉस b है। ओमेगा क्रॉस वी होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। यस सर यही है। ठीक है चलिए हेडिंग डालिए बच्चों हीटिंग कर्व। अब देखिए ये ग्राफ थोड़ा क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा सा हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है तो पहले जब ये ग्राफ प्लॉट किया गया है तो वाई एक्सिस पे बच्चों टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे टाइम है। ठीक है वाई एक्सिस पे टेम्परेचर, एक्स एक्सिस पे टाइम है। और जो भी हमारा सब्सटेंस है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आइस ले लेते हैं। ठीक है थोड़ा आइस से समझना आसान रहेगा। तो आइस है, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। और इस आइस को कांस्टेंट रेट से हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं। मतलब कि रेट ऑफ हीट कांस्टेंट है। मतलब मान लीजिए जैसे 5 जूल पर सेकंड है या 10 जूल पर सेकंड है, कुछ भी है, तो वो कांस्टेंट रेट से हम लोग इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। ठीक तो होगा क्या, पहले तो मान लीजिए निगेटिव में है कुछ टेम्परेचर, तो पहले मान लीजिए कि -10 डिग्री सेल्सियस पे है, तो पहले इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस आएगी। आप और हीट देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। ठीक है फिर और आप हीट देंगे तो ये वाटर फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनेगा। और फिर और आप हीट देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर फिर वेपर में पहुंच जाएगा। और हीट देंगे तो फिर वेपर का टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है तो इतनी सारी चीजें होंगी। ठीक है तो इसी पूरे चीज को इन्होंने ग्राफ की मदद से रिप्रेजेंट किया है। तो पहले देखिए बच्चों ये सॉलिड है। ठीक है ये वाला जो स्टेट है, मतलब मैं अगर इसको नाम दे दूं O, तो O से लेकर A तक सॉलिड है, फिर A से B तक मेल्टिंग हो रही है। ठीक है तो यहां O से A तक पहले टेम्परेचर बढ़ा, तो -10 डिग्री सेल्सियस की आइस है, तो -10 से लेकर 0 डिग्री सेल्सियस तक पहले टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है फिर 0 डिग्री सेल्सियस की आइस मेल्ट होके 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर बनी, फिर 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का आपने लगातार अभी भी हीट देते जा रहे हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ा, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर बन गया। फिर 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर पूरी तरह से 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में पहुंच गया, फिर 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर का टेम्परेचर बढ़ा। तो ये पूरा इसमें समझाने की कोशिश की गई है। अब ये जो मेल्टिंग हुई है ए से बी,
तो ये इसमें जो आपने हीट दी होगी वो हीट ऑफ फ्यूजन या मेल्टिंग के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो कहलाएगी। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, मास इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो एक जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है ना, dq बाई dt कांस्टेंट है, तो मान लीजिए 5 मिनट लगते हैं, एक समझाने के लिए डेटा ले रहा हूँ कि 5 मिनट लगते हैं हम लोग को आइस को मेल्ट होने में पूरी तरह से। तो जो हीट रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है dq बाई dt, उसमें जो भी आपको टाइम लगा है, ठीक है, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मान लीजिए 5 जूल पर सेकंड थी, तो 5 जूल पर सेकंड को हम 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी मेल्टिंग में हीट लगी थी वो आ जाएगी। ठीक है, और वो ml के बराबर होगी। इसी तरह से जब आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से मास का मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो इसको भी बच्चों dq बाई dt और जितने टाइम में मेल्ट हुआ है ना, उस टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी हीट हमें देनी पड़ी थी, तो ये वाली हीट और ये वाली m इंटू एल बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा इसका स्लोप भी बच्चों इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे तो स्लोप जीरो हो गया, स्लोप जीरो हो गया क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इसलिए इस वाले का स्लोप जीरो है क्योंकि टेम्परेचर चेंज ही नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनसे भी कुछ एक मीनिंगफुल वैल्यू निकल के आती है। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो स्लोप ऑफ, मतलब अल्फा बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है गामा से, तो अल्फा बड़ा है बीटा से, बीटा बड़ा है गामा से। हर एक सब्सटेंस के लिए ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन इस डायग्राम में जैसे दिखाया गया कि अल्फा सबसे बड़ा है, फिर बीटा है और सबसे छोटा गामा है। तो अल्फा बीटा गामा क्या बताते हैं, तो स्लोप बताते हैं। ठीक है, स्लोप। अब इस ग्राफ में स्लोप का क्या मीनिंग है, तो टेम्परेचर वाई एक्सिस में और टाइम एक्स एक्सिस में। तो आप सबको पता है कि जो स्लोप होता है वो dy बाई dx के बराबर होता है, dy बाई dx, और यहाँ पे y एक्सिस पे टेम्परेचर है और x एक्सिस पे टाइम है, तो ये बताएगा आपको dt बाई dt, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और या रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो स्लोप यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ज्यादा है, यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कम है, यहाँ पे रेट ऑफ टेम्परेचर चेंज सबसे कम है। ठीक है, लेकिन सर हमें इससे क्या पता चलेगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कम ज्यादा से क्या पता चलेगा? तो देखिए जो हमारा हीट का फॉर्मूला होता है dq बराबर ms डेल्टा t, है ना, डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो dq बराबर ms dt, दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो ये dq बाई dt बन जाएगा और ms dt बाई dt। तो ये dq बाई dt क्या है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। जिस रेट से आप हीट दे रहे हैं वो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, dq बाई dt, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, और ये बराबर है m मास ऑफ सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सब्सटेंस, इनटू dt बाई dt। अब ये dt बाई dt क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यानी यही स्लोप है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये बराबर है m इंटू s इंटू स्लोप। ठीक है, अब बच्चों ये जब हम हीटिंग कर्व ड्रॉ कर रहे हैं तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर ये कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर हम लोग जिस रेट से हीट सप्लाई कर रहे हैं वो कांस्टेंट है, तो ये पार्ट कांस्टेंट है, ms इंटू स्लोप, यानी ये वाला पूरी चीज इधर कांस्टेंट हो गई है। अब देखिए ध्यान से, अगर ये पूरी चीज कांस्टेंट है, मास ऑफ सब्सटेंस तो चेंज नहीं हो रहा है, आप 5 ग्राम आइस लेंगे, 10 ग्राम आइस लेंगे, 15 ग्राम आइस लेंगे, तो जो मास है वो कांस्टेंट है, तो ये भी चीज कांस्टेंट हो गई। इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू स्लोप, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो जाएगा। अब इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया, मतलब जहां पे स्लोप ज्यादा है वहां पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होगी, जहां पे स्लोप कम है वहां स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होगी। जैसे थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इस ग्राफ में, देखिए अल्फा ज्यादा है बीटा से, बीटा ज्यादा है गामा से, यानी स्लोप इस वाले पोर्शन का सबसे ज्यादा है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फेज सबसे कम होगी। तो आप देखो यहाँ पे हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सबसे कम है, फिर बीच में ये है ना, और सबसे कम स्लोप गैस वाले फेस का है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ गैस सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि उसका स्लोप सबसे कम है तो उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों ये आपको ग्राफ से क्या चीजें याद रखनी है, अगर मैं सम अप करूं तो पहले तो आपको ये समझ के बताना है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि बताइए कहां पे फेस चेंज हो रहा है, ग्राफ दे देगा कहां पे फेस चेंज हो रहा है, किस पोर्शन में फेस चेंज हो रहा है, तो AB में फेस चेंज हो रहा है, CD में फेस चेंज हो रहा है। फिर आपसे हो सकता है पूछ दे कि स्लोप आपको क्या बताता है, तो स्लोप बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर बताता है। ठीक है, फिर स्लोप और हीट कैपेसिटी में क्या रिलेशन है, तो स्लोप जितना ज्यादा
हीटिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी उतनी कम। तो स्लोप और हीट कैपेसिटी में इनवर्स का रिलेशन है, ठीक है। तो जितना जैसे यहां पे स्लोप सबसे ज्यादा है तो इसके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे कम, यहां स्लोप सबसे कम तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा। और बाकी यही बता सकता है, फिर मैं कुछ सवाल कराऊंगा आपको तो और थोड़ा सा आपको समझ में आएगा कि क्या कैसे क्या है। नोट कर लीजिए बच्चों, एटलीस्ट इतना लिख लीजिए, गुड फिर मैं मॉर्निंग स्लाइड। सर। हाँ हाँ बोलिए। सर हमारी अभी क्लास ज्वाइन हुई है, कितना हो गया? ये पहली स्लाइड पढ़ा रहा था, मैं फिर से समझा दूंगा, आप नोट कर लीजिए। थैंक यू सर। तो ग्राफ ड्रॉ करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ग्राफ प्लॉट कर लीजिए बच्चों, और ये भी लिख लीजिएगा, ये जो ऊपर है, फिर ग्राफ प्लॉट कर लीजिए, और फिर मैं अगली स्लाइड लगा दूंगा क्या है, और फिर कंक्लूजन भी लिख लेंगे 3-4 पॉइंट। लिखिए बच्चों, सबने डन है? छुट्टी सही गुजरी सर आपकी? बच्चों स्लाइड चेंज करूं मैं? रुक जाइए सर। नो वो सर। सर लिखिए लिखिए।
तो बच्चों नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये कैसे ये आया, मतलब कि स्लोप का और हीटिंग कैपेसिटी का रिलेशन कैसे आया, कैसे दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, उसका डिस्कशन अगली स्लाइड में। जब भी आप लोग रेडी हो बच्चों बताइएगा, लगा दूंगा मैं स्लाइड। सर डन। ओके नो सर। लिखिए लिखिए। जितने बैकअप मतलब बैकलॉग्स थे वो सब कंप्लीट हो गए बच्चों आप लोग के, या नहीं हो पाए? मतलब क्या था दीपावली में, कैसा था? अच्छा सर, बहुत अच्छा रिवाइज नहीं करिए सर, सर, हो गया सर रिवीजन हो गया अपना सारा। रिवीजन हो पेपर गया? अरे पूरा वाह, बढ़िया है। सारा अभी जो पिछला टेस्ट था वो AITS था या ये आपका? यस सर, AITS था सर, AITS। वाह, तो यस कैसा हुआ? सर 686 मार्क्स आए थे सर ओवरऑल, और फिजिक्स में 171। क्या बात सर है भाई, मेरे भी 686 ही आए हैं। अरे वाह 686, सर नाइस, फिजिक्स में 171 मार्क्स आए हैं। एक्सेप्शनल है भाई। फिजिक्स में 170 आ गए हम लोग के, तो बहुत ही मजा। और 686 सर और बच्चों सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं फिजिक्स में, जो ओह, डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो तो हो जाते हैं, बट जो छोटे मोटे क्वेश्चन है वो ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर देते हैं। हाँ मतलब वो क्वेश्चन में सर हमें थोड़ा डाउट था सर, क्वेश्चन में मतलब आंसर हमने चेक करा गूगल पे, और हमारा जो आया था वो कुछ और आ रहा था, लेकिन उसमें आंसर की में कुछ और दे रखा था सर। क्या है सवाल? सर वो पढ़ लो सर क्वेश्चन। बाकी तो लोग उसमें बच्चों की क्वेश्चन है कि सर सर एक क्वेश्चन है कि एक हाँ ऑब्जेक्ट है, एक पर्सन है, वो 10 मीटर चलता है, हाँ हाँ, उसके बाद में वो 60 डिग्री एंगल से जो है लेफ्ट हैंड साइड में जो है वो मुड़ जाता है, ओके, और फिर 10 मीटर चलता है, हाँ तो हाँ, उसका डिस्प्लेसमेंट हमें बताना था सर। अच्छा ओके, सर हमारा जो आ रहा था वो हाँ 10 मीटर ही आ रहा था, क्योंकि ओके उनके बीच का एंगल जो है 120 है, ओके, लेकिन उसमें जो आंसर में दे रखा है वो 10 इंटू अंडर 3 आ रहा है, और उन 60 डिग्री के एंगल के बीच में। यस सर यही गलती हुई थी, बट उसमें ये दे रखा है कि हाँ हमने जो है ना हाँ पूरा लेफ्ट की तरफ से 60 डिग्री मान लिया था, बट वो राइट की तरफ से 60 डिग्री होगा। लेकिन दोनों एंगल के जो बीच में हमारा 120 आना चाहिए ना, आप थोड़ा चेक कीजिएगा सर इसको भी। मैं अभी अभी एक बार तुम लोग के साथ भी डिस्कशन करता हूँ, फिर देखते हैं हम लोग, ठीक है? और किसी का आया है क्या बच्चों? कुछ 700 के आसपास कुछ है? तो पहली रैंक मतलब 686 पे ही है पहली रैंक हम लोग के बैच से। सर 720 पे है। सर हमारे 720 बैच पे? सर हमारे बैच से सर कोई नहीं आया, मतलब उसमें जो फर्स्ट रैंक 10 हमारे टॉप बैच 10 से है नहीं है। सर, ये हमारे बैच ओवरऑल से था ना सर, ये हाँ क्या हाँ, कहते हैं 52,000 बच्चों ने दिया था सर ये टेस्ट। 52,000 बच्चों ने दिया था। यस सर, तो हमारी ठीक, जो रैंक है वो 204 है, 204 हमारी रैंक। 204। यस और सर। बच्चों किसी का है 204 से ऊपर कुछ हमारे बैच से? ठीक है। और फिजिक्स में फिर मतलब 720 हाईएस्ट है, मतलब सभी सब में ही उसके पूरे पूरे होंगे। सर 3 बच्चों के थे 720। 3 बच्चों के 720 हैं। तुम लोग के बायो में पूरे Yes, पूरे sir.
बायो में तो मतलब कहाँ कम हो गया, क्योंकि फिजिक्स में तो ठीक। सर हमें सर केमिस्ट्री में सर एक तो केमिस्ट्री में सर 2 सिली मिस्टेक हो गई तो बहुत बड़ी। केमिस्ट्री थोड़ी हार्ड थी। और सर बायो में सर 2 क्वेश्चन गलत हो गया सर जूलॉजी के। ओह ओके। फिजिक्स केमिस्ट्री में तो कौन सा ठीक चैप्टर आया था इस बार? है। केमिस्ट्री में मतलब फिजिकल थी क्या? फिजिकल आया था? मोल physical कॉन्सेप्ट रिडॉक्स 4 अच्छा। चैप्टर्स थे। ओके ओके, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स तो दोनों ही अच्छे चैप्टर हैं। और फिर और क्या था उसके अलावा? सॉल्यूशन, एटॉमिक स्ट्रक्चर और सॉल्यूशंस। हम्म। चलिए और लेवल अप करिए भाई, तो हम लोग मतलब 720 आ गया है, हम लोग भी कम से कम 700 से ऊपर तो रहे 3-4। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 720 बिल्कुल। 720 से बस लेकर आएंगे सर। चलिए तो हीटिंग कैपेसिटी ऑफ वेपर इज मोर देन हीटिंग कैपेसिटी ऑफ लिक्विड देन हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। सबसे लास्ट में हीटिंग कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो इसका क्यों ऐसा हो रहा है बच्चों, उसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये चूंकि कांस्टेंट है, ठीक है, डी क्यू, इसको मैं एक स्टेप और लिख देता हूं, डी क्यू बराबर एम एस डी टी, ठीक है। दोनों साइड टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो चूंकि हीटिंग कर्व ड्रॉ करते समय रेट ऑफ हीट ट्रांसफर कांस्टेंट है, तो ये पूरी चीज कांस्टेंट है, एम एस डी टी बाई डी टी। तो अगर ये कांस्टेंट हो गया, मास तो कांस्टेंट है, इसका मतलब स्पेसिफिक कैपेसिटी और स्लोप, उनका प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो अगर स्लोप ज्यादा होगा तो स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होगी। इसीलिए वेपर का चूंकि स्लोप सबसे कम है, इसलिए उसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी सबसे ज्यादा है, ठीक है। पर वो कर्व देख के ही आपको पता चलेगा। हमेशा ऐसा होता है कि वेपर का ही ज्यादा होगा ऐसा कहना जरूरी नहीं है, लेकिन स्लोप देख के आपको अंदाजा लगेगा हीटिंग कर्व का। जैसे मैं एक सवाल कराऊंगा अभी आपको, वो सवाल क्या था आपका? वो आदमी जाता है 10 मीटर टुवर्ड्स राइट ऐसा, और फिर 60 डिग्री मुड़ जाता है। यस सर, राइट बस लेफ्ट हैंड इतना ही साइड लिखा में था ना, 60 किस डायरेक्शन में मुड़ जाता है वो नहीं बताया है। सर लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड 60 डिग्री मुड़ जाता है, तो लेफ्ट हैंड यस साइड सर, और फिर 60 10 डिग्री, मीटर चलता है 10 मीटर चलता फिर 10 मीटर चलता है। तो है। यस सर, ये होना चाहिए जो पहली बार पढ़ के लग रहा है कि 60 डिग्री अगर मुड़ जाएगा वो पहली बार, तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो दोनों मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट होगा S1 वेक्टर प्लस S2 वेक्टर, तो ठीक है। तो दो डिस्प्लेसमेंट, उनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो ठीक है। तो 10 मतलब वही लगा दीजिए आप, 2a cos थीटा बाई 2, तो 2 इंटू 10 और cos 30 √3/2, तो ये होना चाहिए। समझ में नहीं आ रहा सर, ये 60 डिग्री लेंगे या 120 लेंगे सर, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अच्छा अच्छा, ओके ओके, देखिए मैंने आपको बता, अच्छा आप ये वाला एंगल ले लिए थे क्या? यस सर हमने ये ले लीजिए। हाँ, ये बहुत जेन्युइन कंफ्यूजन होता है। देखिए दो वेक्टर्स के बीच का एंगल तब आप लेंगे जब दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है। जैसे यहाँ आप ये वाला एंगल लेंगे तो ये हेड टू टेल ज्वाइन है, तो हम इसको आगे शिफ्ट करेंगे, इस वेक्टर को यहाँ पे इमेजिन करेंगे, और फिर जब टेल टू टेल ज्वाइन होंगे तो दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री। चलिए बच्चों, एक इस पे सवाल कर लेते हैं ना हीटिंग कर्व पे, तो थोड़ा सा आपको अंदाजा होगा किस टाइप के सवाल एक्सपेक्टेड है। देखिए
Q1, Q2, Q3, Q4 की वैल्यूज बतानी, तो आप बच्चों मैच करके लिख लीजिए कि A को किससे मैच करेंगे, B को किससे मैच करेंगे, C को किससे मैच करेंगे, D को किससे मैच करेंगे, फिर मैं ऑप्शन दिखा दूंगा आपको। The options. मैं शो करता हूँ। तो बच्चों मैं एक एक करके कैलकुलेशन करता हूँ थोड़ा सा। जैसे Q1 की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो Q1 मतलब ये वाला पोर्शन यहां से लेकर -40 से 0, तो यहाँ पे आइस रहा होगा इस वाले सेक्शन में, फिर यहाँ पे मेल्टिंग हुई होगी, ठीक है, फिर ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा होगा, फिर बॉइलिंग हुई होगी और फिर ये फाइनली गैस बना होगा। तो Q1 की वैल्यू निकालेंगे तो ms डेल्टा टी, मास इसका हमारे पास 10 ग्राम है, तो 10 डिवाइडेड बाई 1000 ये m हो गया। स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस 0.53 है, तो 0.53 ms डेल्टा टी, -40 से 0 तो 40, तो कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। तो 0.053 ये 0.053 ये 10 इंटू 4, ठीक है। तो 2 सर ग्राम में ही रहने देंगे भी ले लेंगे ना सर, ग्राम ही ले लेंगे सर, Yes, सेम sir. यूनिट है। Yes, sir. अच्छा ओके सॉरी 0.53 कैलोरी पर ग्राम है ना। यस सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल एकदम। तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये 212 आ जाएगा, ठीक है। किलोग्राम में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में, वो भी ग्राम में, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो जरूरत नहीं, आपको 212 सीधे मैच कर जाएगा। तो ए ऑप्शन को आपको एस से मैच करना चाहिए, ठीक है। तो ए शुड बी मैच विद एस। अब आइए Q2 की बारी, Q2 कैलकुलेट करते हैं। तो Q2 के लिए बच्चों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग Q2 के लिए? ml सर ml ml। तो m है 10 और लेटेंट हीट ऑफ कौन सी यूज करेंगे? लेटेंट हीट ऑफ आइस आइस 80, ठीक है। तो ये बच्चों बन जाएगा आपका 800, ठीक है। ये Q2 हो जाएगा। अच्छा Q3 की Yes, वैल्यू sir, देखेंगे यही तो होगा। Q3 फिर से ms डेल्टा टी, तो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस, तो मास है 10 और s ऑफ लिक्विड वाटर 540 ms और डेल्टा टी फिर से 100 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 54 1 आएगा ना सर, यहाँ सर 540 जगह 1 आएगा ना, 540 की जगह 1 आएगा। सर अच्छा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस, अच्छा वाटर के दिया नहीं हुआ है ना, सर 1 होता है ना। हाँ स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 लेके चलेंगे, 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस और बिल्कुल ms डेल्टा टी। तो m 10 ग्राम, s1 डेल्टा टी 100, तो ये आएगा आपके 1000 पास हो जाएगा। 1000 कैलोरी, ठीक है। Q4 में फिर से ml है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ml, m की वैल्यू है 10 और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इस बार यूज करेंगे क्योंकि 540 वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो लेटेंट हीट ऑफ वाटर गिवन है बच्चों, ये वेपर मतलब वेपराइजेशन के लिए, तो 540, तो ये 5400 कैलोरी Q4 हो जाएगा। तो Q2 की वैल्यू 800 है, तो ये P से मैच हो जाएगा। Q3 की वैल्यू 1000 है, Q3 की वैल्यू 1000 है, तो Q से मैच हो जाएगा।
और डी Q4 की वैल्यू 5400, तो ये एस से मैच हो जाएगा। तो ये कुछ होगा बच्चों, ठीक है। आया था आप लोग कभी सेम आया था? यस सर, Yeah. यही आया था। ठीक है, एक और सवाल है बच्चों, इस पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा स्टेटमेंट्स और फिर जो भी आपका आंसर है वो पिक करिएगा। ध्यान से देखिएगा सवाल को, पढ़ लीजिए एक बार। सर एक बार बैक स्लाइड कर दीजिए। ओके, ये अटेम्प्ट कर लीजिए, कुछ लाइन छोड़ के मैं दिखा देता हूँ पिछली स्लाइड। ये अटेम्प्ट कर लीजिए फिर मैं। डी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन लग रहा है। सी ऑप्शन, ओके। सी। सी ऑप्शन। टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट का ग्राफ है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट है, टाइम नहीं है। तो फिर पूछा गया है कि आपको स्लोप ऑफ डीई क्या प्रेजेंट करता है, ये बताना है आपको। टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट का ग्राफ है। सो डी फिर। ठीक है, आइए बच्चों डिस्कशन करते हैं ना कि ग्राफ क्या बताता है। तो पहले तो देखिए, हीट इनपुट करेंगे तो पहले सॉलिड फेज का टेम्परेचर बढ़ा, मेल्टिंग हुआ, फिर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ा, फिर बॉइलिंग हुआ, फिर वेपर फेज का टेम्परेचर बढ़ा। तो टेम्परेचर वर्सेस हीट इनपुट का ग्राफ है और स्लोप ऑफ डीई पूछा है। तो देखिए डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, ओके। डी क्यू बराबर बच्चों एमएस dt होता है, ठीक है। स्लोप ऑफ डीई, तो मुझे आप ये बता दीजिए बस कि इस ग्राफ में जो स्लोप है डीई का वो क्या क्वांटिटी होगी, क्या चीज है जो स्लोप ऑफ डीई को प्रेजेंट करता है? dt by dq, dt by dq। dt by dq, एब्सोल्युटली। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ये dt by dq, क्योंकि dy by dx स्लोप होता है। तो जो y एक्सिस में है, तो y एक्सिस में चूंकि टेम्परेचर है और x एक्सिस में चूंकि हीट इनपुट है ना, तो dt by dq आपको ये वैल्यू स्लोप ऑफ डीई देगा। तो dt by dq निकालना है। अब क्या किया जाए, तो दोनों साइड dq से डिवाइड कर दीजिए। तो dq से डिवाइड करेंगे तो इधर 1 बन जाएगा, ये बन जाएगा ms और ये बन जाएगा dt by dq, ठीक है। यही स्लोप है, तो 1 अपॉन ms यही बन जाएगा स्लोप, ठीक है। तो 1 अपॉन ms, चूंकि m कांस्टेंट है, ठीक है, तो 1 अपॉन, तो हीट कैपेसिटी, अच्छा ये m इंटू s, ये हीट कैपेसिटी, s स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट कैपेसिटी बन जाएगा। तो हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर नहीं प्रेजेंट कर रहा है, ये इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर को प्रेजेंट कर रहा है। तो डी ऑप्शन बच्चों सही होगा, सी गलत हो जाएगा। किसी कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए नोट करिए बच्चों, इसके बाद जिनका पिछला स्लाइड रह गया था वो भी, हाँ बताइए। सर एक बार ये वन बता दीजिए कैसे हो गया dq। हाँ देखिए, ये तो पहले से ही हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हुए आते हैं ना, ms dq बराबर ms dt, ये तो पहले से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब हमसे सवाल में पूछा गया कि ये जो स्लोप de है वो इनमें से क्या चीज प्रेजेंट कर रहा है। तो स्लोप ऑफ de का मतलब हो गया dy by dx, किसी भी ग्राफ का स्लोप dy by dx होता है। अब चूंकि यहाँ y एक्सिस पे टेम्परेचर है, x एक्सिस पे हीट है, इसलिए जो इस ग्राफ का स्लोप होगा वो dt by dq होगा। यानी कुल मिला के हमको इस क्वांटिटी का वैल्यू निकालना है dt by dq का, ठीक है। तो कैसे निकाला जाए, dq बराबर ms dt। अब चूंकि dt by dq, तो दोनों साइड dq से डिवाइड कर दिया गया ताकि हमें ये मिल जाए, स्लोप मिल जाए। तो इधर dq से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा और इस साइड dt by dq बन जाएगा। तो यही स्लोप है। तो स्लोप की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन ms, और ये ms होती है हीट कैपेसिटी, s होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और उसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बन जाएगा हीट कैपेसिटी। तो स्लोप इस कर्व का वो 1 अपॉन हीट कैपेसिटी, और किसका हीट कैपेसिटी है, वेपर फेज का, तो इनवर्स ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वेपर, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके ये किसी का रह गया हो बच्चों तो ये भी नोट कर लीजिए एक बार। सर स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस तो हम हाफ लेते हैं ना।
स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ आइस हाफ लेते हैं ऑलमोस्ट। हाँ देखो यहाँ पे 0.53 है, तो 0.5 का मतलब हाफ हो जाता है, 0.53 मतलब हाफ से थोड़ा सा ऊपर। ओके सर। अगर दिया नहीं होता तो फिर हाफ ले लेते। अगली हेडिंग डाल दीजिए बच्चों जो लोग लिख चुके हैं, हीट ट्रांसफर। अगली हेडिंग डाल दीजिए हीट ट्रांसफर। एक्सक्यूज मी सर। बताइए। सर आपके पास वो सिलेबस आ गया है क्या हमारे किस? नेक्स्ट टेक्स्ट का 10 अक्टूबर वाला? अरे 10 नवंबर 10 नवंबर। अभी तक तो नहीं आया, मैं पूछ लेता हूँ एक बार फिर भी। आज से तो 1 वीक है। सर हाँ। फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज आ रहा है। क्या क्या क्या? सर फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज आ रहा है। फ्लूइड्स और थर्मल प्रॉपर्टीज, ओके। यस सर। सिलेबस अभी आया तो नहीं है सर। मेरे पास पे आ भी गया। ऐप पे आ गया है। यस सर। ठीक है। तो थर्मल प्रॉपर्टी पूरा होगा। मैं पूछता हूँ उनसे, थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कल अपडेट कर दूंगा आपको, आज तो नहीं पॉसिबल है। कल मैं बता दूंगा आपको एग्जैक्ट सिलेबस। खैर, बच्चों हेडिंग डाल दीजिए हीट ट्रांसफर। और चलिए अब आप मुझे बताइए, आप लोग की हीट ट्रांसफर कितने तरीकों से हो सकता है। थर्मल कंडक्शन मेन हमारा डिस्कशन है, पर आप लोगों से मैं थोड़ा सा बताइए कितने तरीके से हीट ट्रांसफर हो सकता है। कोई भी आप में से जो जानते हो बताइए। 3 कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशन। 3 तरीके से। 3 तरीके से, कौन कौन से? कंडक्शन, कन्वेक्शन रेडिएशन। और रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, तो बच्चों देखिए इसमें कंडक्शन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। कन्वेक्शन के बारे में हम लोग उतना डिटेल में डिस्कशन नहीं करेंगे, बस ये समझ जाएंगे कन्वेक्शन होता क्या है। और लास्ट में है रेडिएशन। तो रेडिएशन के बारे में भी हमें पढ़ना होगा, रेडिएशन के बारे में भी हमें डिटेल में डिस्कशन करना होगा कि रेडिएशन क्या होता है, किन किन चीजों पे रेडिएशन डिपेंड करता है। ठीक है, अब एक एक करके बच्चों कंडक्शन अगर आप में से कोई समझा पाई कंडक्शन क्या होता है, लिखना कुछ नहीं अभी, केवल ऐसे जनरल डिस्कशन में लिखवा दूंगा आपको। कंडक्शन क्या होता है बच्चों, कैसे कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है। हाँ, सॉलिड के अंदर जो है सर ये कंडक्शन होता है। सॉलिड के अंदर कंडक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, मॉलिक्यूलर कोलिजन के बीच में जब मॉलिक्यूलर कोलिजन होता है तो उससे जो ट्रांसफर होता है हीट का, उससे कंडक्शन कहते हैं। इसमें होता है कि सर एक पोर्शन पहले वो होता है गर्म होता है, एक पोर्शन जो है वो गर्म होता है, फिर वही पोर्शन के पार्टिकल जो होते हैं वो अगले पार्टिकल को जो है वो हीट ट्रांसफर कर देते हैं, फिर वो उससे अगले करते हैं, फिर वो उससे अगले करते हैं। तो इस तरीके से जो है ट्रांसफर होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई एग्जांपल दे पाए बच्चों जहां पे आपने देखा हो कंडक्शन से हीट ट्रांसफर हो रहा है डे टू डे लाइफ में। हाँ सर अगर कोई रोड है, हाँ, सर जैसे तवे में रोटी बनाते हैं तो तवे में रोटी बनाते हैं तो उसके जो वो गुटका लगाते हैं, अगर नहीं लगाएंगे, अगर वैसे ही रखेंगे तो जैसे गर्म होता है तो धीरे धीरे करके लास्ट में हाथ में भी वो हीट ट्रांसफर हो जाती है। वेरी गुड। तो वो हम लोग गुटका किसका लगाते हैं बचने के लिए हीट से? सर इंसुलेटर लगाते हैं ना, इंसुलेटर लगाते हैं, हीट इंसुलेटर। हीट इंसुलेटर लगाते हैं, जैसे लकड़ी है ना। रोड हो, सर अगर राड हो और उसको जो है गर्म किया जाए, एक तरफ जो है उसको आग कर दी जाए और एक तरफ पकड़ लें, तो कुछ देर बाद जो है वो गर्म हो जाएगी और हमें छोड़ना। बिल्कुल कंडक्शन का एग्जांपल है। तो जैसे कंडक्शन का इन्होंने एग्जांपल दिया कि तवे में आप रोटी बनाते हैं, तो अगर आप तवे में वो इंसुलेटर नहीं लगाएंगे जिसे पकड़ के आप उठाने वाले, तो आप गर्म फील करेंगे। हालांकि जिस एरिया में आप पकड़ रहे हैं उसके नीचे आग नहीं जल रही है, आग तो नीचे तवे के नीचे जल रही है, फिर भी कंडक्शन की वजह से आपको वहां पे भी गर्म फील होता है। या किसी रॉड को आप अगर आग में रख दें, तो जिस एंड को आपने आग में रखा है धीरे धीरे वहां से हीट
आपके हाथ तक पहुंच जाती है, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों कंडक्शन के एग्जांपल है, बहुत बढ़िया। कन्वेक्शन, अच्छा कंडक्शन में, और मैं खैर हम लोग अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। कन्वेक्शन बच्चों क्या होता है, कोई एग्जांपल कन्वेक्शन का कुछ भी आप बताना चाहें कन्वेक्शन के बारे में? वाटर, जैसे पानी का उबलना। पानी का उबलना, बिल्कुल बिल्कुल। बॉइलिंग ऑफ वाटर होता है। बिल्कुल ठीक है, बॉइलिंग ऑफ इसमें क्या वाटर इज होता है एग्जांपल ऑफ सर, इसमें क्या कन्वेक्शन। होता हाँ है कि सर उसमें होता ये है कि जो एक नीचे पोर्शन होता है, जो नीचे वाला जो हिस्सा होता है, पोर्शन होता है जो आके कांटेक्ट में होता है, फिर बिल्कुल वो गर्म हो जाता है तो वो ऊपर पहुंच जाता है, और ठीक जो है, ठंडा पोर्शन होता है वो नीचे आ जाता है, फिर वो गर्म बिल्कुल होता है, फिर वो ऊपर पहुंच जाता है, और फिर इस तरीके से सर होता है। ठीक है ठीक है। सर और जैसे रेडिएशन, कन्वेक्शन अच्छा सी कन्वेक्शन और बॉइलिंग लैंड ऑफ वाटर, हाँ बताइए बताइए क्या कह रहे हैं? सी और लैंड ब्रीज में जैसे होता है सी लैंड ब्रीज, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और इसमें देखिए अच्छा, ये कंडक्शन और कन्वेक्शन दोनों एक दूसरे से अलग कैसे है, क्या सर जैसे डिफरेंस है इसमें दोनों में? सर कन्वेक्शन में एक्चुअल ट्रांसफर होता है मॉलिक्यूल का, लेकिन कंडक्शन में अपनी जगह पे रहता है, वाइब्रेशन होता सारे है। मॉलिक्यूल्स नहीं मूव करते। एब्सोल्युटली, है ना, बिल्कुल। देखिए कन्वेक्शन में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल हीट हो रहा है वही खुद मूव कर जाएगा, ठीक है। कंडक्शन में ऐसा नहीं होता है, मॉलिक्यूल नहीं मूव करते हैं, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे वाइब्रेट बहुत तेजी से करने लगता है और अपनी एनर्जी को अपने एडजेसेंट वाले पार्टिकल की एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। ये बिल्कुल वैसा ही बच्चों, जैसे मान लीजिए लाइन में आप खड़े हैं, ठीक है, आपने कुछ इंफॉर्मेशन अपने आगे वाले को दी, फिर उसने अपने आगे वाले को, ऐसे इंफॉर्मेशन आगे जा रही है, वो कंडक्शन है। या अब कन्वेक्शन क्या होता है कि जिस बंदे को इंफॉर्मेशन मिली वही आगे जाके सबसे पहले वाले बंदे को इंफॉर्मेशन दे दे, तो वो कन्वेक्शन का एग्जांपल हो गया। मतलब जिसके पास हीट है वही खुद मूव करके जाएगा। कंडक्शन में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को छोड़ते नहीं है, दे डोंट लीव देयर पोजीशन इन कंडक्शन। कन्वेक्शन में जो पार्टिकल के पास हीट है वही आगे मूव कर जाएगा, जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर। अच्छा रेडिएशन क्या है बच्चों, रेडिएशन कैसे इन दोनों से अलग है? तो पहले तो रेडिएशन क्या है, ये हीट ट्रांसफर का कैसा मोड है, कैसा कोई एग्जांपल अगर आपके दिमाग में हो कुछ बताना चाहें रेडिएशन के बारे में? सनलाइट जो है वो रेडिएशन के एग्जांपल है। सनलाइट रेडिएशन की से मीडियम, आती है, सर बिल्कुल। इसमें हाँ, मीडियम सर जो है मीडियम वो की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मीडियम की मीडियम जो है रिक्वायरमेंट नहीं वो होती। मीडियम हाँ, हीट नहीं होता सर इसके अंदर, मीडियम जो है वो गर्म नहीं होता है, ओके। रेडिएशन के अंदर मीडियम वो नहीं होता है। तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर कैसे होता है फिर? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में सर इसमें जो एनर्जी ट्रांसफर होती है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बच्चों इन दोनों चीजों से बिल्कुल अलग है, ठीक है। रेडिएशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं जो पार्टिकल से एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। जैसे आप कोई गर्म चीज है, जैसे तवा है ना, तवे में आप उसको टच मत करिए तवे को, और उसके ऊपर हाथ रख लीजिए, ठीक है, तो आप उसकी हीट को फील करेंगे। अब ऐसा नहीं कि वैक्यूम अगर होगा तो आप फील नहीं करेंगे, अगर आप तवे को ले जाएं वैक्यूम में और अपना हाथ उसके ऊपर रख दें तब भी आप उसकी हीट को फील करेंगे, ठीक है। जनरली रूम में एयर है तो कन्वेक्शन और रेडिएशन दोनों ही वैसे उस हीट को फील कर पाते हैं, लेकिन अगर आप वैक्यूम में भी चले जाएंगे तब भी तवे के ऊपर अगर आप हाथ रखेंगे तो उसकी आप हीट को फील करेंगे। तो रेडिएशन ऐसा मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन तवे से निकल रहे होते हैं और वो आपके हाथ को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, तो आपको हीट फील होती है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा बच्चों, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ना नहीं है, कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में हमें बहुत डिटेल में डिस्कशन करना है। तो मेन हेडिंग पड़ जाएगी हीट ट्रांसफर, और लिखिए इसके आगे मैं एक दो लाइन आपको लिखवाता हूं। देयर आर 3 मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। देयर आर 3 मोड्स of heat transfer. There are 3 modes of heat transfer. पहला लिखिए कंडक्शन, दूसरा लिखिए कन्वेक्शन, और तीसरा लिखिए रेडिएशन। There are 3 modes of heat transfer: conduction, convection and radiation. ठीक है बच्चों, मैं एक चार्ट दिखाता हूं, उसमें तीनों के बारे में लिखा हुआ है और तीनों के में जो डिफरेंस है वो भी लिखा हुआ है, तो एक तरह से पूरा ये कवर हो जाएगा आपको। जैसे पहला है बच्चों कंडक्शन, हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले ये चार्ट बनाने से पहले बच्चों थोड़ा सा कंडक्शन के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। देखिए बच्चों, कंडक्शन कुछ ऐसा होता है जैसे आप एक रॉड ले लें, ठीक है, इधर आपने ज्यादा टेम्परेचर रख लिया है, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इधर, और इधर टेम्परेचर कम है, मान लेते हैं
कुछ 15 डिग्री सेल्सियस, कुछ भी 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ भी कम वैल्यू का टेम्परेचर है, ठीक है। तो होता क्या है इस केस में कि 100 डिग्री सेल्सियस जिस एंड पे, तो इधर वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि इनके पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के कांटेक्ट में है, तो इनके पास एनर्जी ज्यादा होगी, और जैसे से, और ये जो 15 डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास एनर्जी कम होगी, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस वाले एटमॉस्फेयर में है। तो होता क्या है कि ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ये ज्यादा वाइब्रेट करेंगे और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे अपने बगल वाले मॉलिक्यूल्स के पास, फिर ये वाइब्रेट करेंगे, ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे इन वाले मॉलिक्यूल्स के पास, फिर ये वाइब्रेट करेंगे, ये अपनी एनर्जी, इस तरह से धीरे धीरे एनर्जी यहां पे पहुंच जाएगी, इस एंड पे पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस एंड का भी टेम्परेचर बढ़ने लगेगा अगर अनस्टेडी स्टेट है। कुल मिला के ये कंडक्शन का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है कि इधर से एक मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी दूसरे वाले मॉलिक्यूल को, वो एनर्जी अपने अगले मॉलिक्यूल को, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर होती है कंडक्शन के केस में, ठीक है। कन्वेक्शन के केस में जैसे बॉइलिंग ऑफ वाटर का एग्जांपल होकर, मान लीजिए कंटेनर है और यहाँ पे हीट सोर्स है, ठीक है, जो कि हीट सप्लाई कर रहा है। तो ये जो पहली लेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ये सबसे पहले इनको एनर्जी मिलेगी, जैसे ही इनको एनर्जी मिलेगी ये ऊपर जाएंगे, ठीक है, और जो ऊपर वाले ठंडे मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे आएंगे, इनकी जगह लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मॉलिक्यूल्स हैं वो खुद एनर्जी लेकर ऊपर गए, अब ये ठंडे वाले मॉलिक्यूल्स ये नीचे आएंगे, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर ये ऊपर जाएंगे, इस तरह से करते करते पूरे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल खुद मूव कर रहा है, कंडक्शन में देखो तो मॉलिक्यूल खुद नहीं मूव कर रहा है, एडजेसेंट पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। रेडिएशन बिल्कुल ही अलग है। रेडिएशन के केस में आप कोई भी एक सब्सटेंस ले लीजिए जिसका टेम्परेचर ज्यादा है या टेम्परेचर 0 केल्विन से ऊपर है, ठीक है, कोई भी टेम्परेचर जो 0 केल्विन से ऊपर होगा, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एमिट करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसके आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट रख देंगे, ठीक है, तो ये रेडिएशंस उन ऑब्जेक्ट पे गिरेंगे और एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी इससे उस ऑब्जेक्ट में। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के प्रोपगेशन से एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, तो मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है रेडिएशन के केस में, ठीक है। तो ये तीनों में है। तो आप ऐसा ही बच्चों एक चार्ट बना लीजिए और हम तीनों के बारे में थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, फिर इसको एक एक करके लिख लेंगे। हीट ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। हीट ट्रांसफर ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, डेंसिटी डिफरेंस का वजह से हीट ट्रांसफर कैसे, जैसे ये जो लोअर मॉलिक्यूल्स है, जैसे इनको एनर्जी मिलती है इनकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है, इनकी डेंसिटी कम होती है तो ये ऊपर जाते हैं, और ठंडे मॉलिक्यूल्स, रिलेटिवली ठंडे मॉलिक्यूल्स जिनकी डेंसिटी इनसे ज्यादा होती है वो नीचे आते हैं और लगातार एनर्जी ट्रांसफर होते रहते हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से हीट ट्रांसफर होती है तो किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन और वाइब्रेशनल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, कंडक्शन में जो हीट ट्रांसफर एक एंड से दूसरे एंड तक हीट पहुंचेगी, उसमें मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन, जैसे ही इसके पास टेम्परेचर ज्यादा है तो ये वाइब्रेट करेंगे तो अपनी एनर्जी दूसरे वाले को देंगे, फिर वो वाइब्रेट करेंगे तो अपनी एनर्जी अगले वाले को देंगे। तो वाइब्रेशन की वजह से एक जगह से एनर्जी दूसरी जगह तक ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसमें एक्चुअल मोशन ऑफ पार्टिकल होता है, ठीक है, ये पार्टिकल लोअर लेवल वाले ऊपर जाएंगे, ऊपर वाले नीचे आएंगे, ऐसे करते करते पूरा लिक्विड हीट अप हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं, मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हीट ट्रांसफर इन सॉलिड एंड स्पेशल बच्चों लिखा हुआ है Hg, मर्क्यूरी, ठीक है। तो मोस्टली आप हीट ट्रांसफर इसमें सॉलिड्स में देखेंगे। सर लिक्विड्स में क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल रिलेटिवली फ्री हैं, तो अगर आप उनको हीट देंगे तो वो मूव कर जाएंगे, ठीक है। कंडक्शन में क्या है कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर सकते, तो मोस्टली सारे सॉलिड्स में, और मर्क्यूरी एक केस है। हीट ट्रांसफर इन फ्लूइड्स, लिक्विड एंड गैसेस, तो कन्वेक्शन के थ्रू जो हीट ट्रांसफर होगा वो लिक्विड में होगा, गैसेस में होगा, क्योंकि दोनों के मॉलिक्यूल्स लूजली बाउंड होते हैं तो ये अपनी पोजीशन लीव कर सकते हैं, ठीक है, इस वजह से। इसमें तो मीडियम की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से होता है तो मीडियम की जरूरत ही नहीं है, मीडियम हो या नहीं हो हीट ट्रांसफर होगा। स्लो प्रोसेस, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा हीट को इस एंड से इस एंड तक पहुंचने में, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से लगातार हीट पहुंच रही है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये भी स्लो प्रोसेस है बच्चों, आप देखते हैं बॉइलिंग ऑफ वाटर, आप पानी को रखते हैं, थोड़ी देर लगती है उसको बॉयल करने के लिए, तो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। फास्ट प्रोसेस है, क्यों, जैसे आप गरम, कोई भी चीज गरम है आप उसके ऊपर रख दीजिए हाथ, आपको ऐसा नहीं होगा कि यहां से यहां तक पहुंचने में हीट ट्रांसफर के लिए टाइम लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, तुरंत आप उसकी हीट को फील करेंगे, तो फास्ट प्रोसेस है। इर्रेगुलर पाथ, स्ट्रेट लाइन, इर्रेगुलर पाथ और स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब है, देखिए लाइट बच्चों स्ट्रेट लाइन में चलती है और लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये स्ट्रेट पाथ से आपको हीट मिलेगा।
इसमें चूंकि वाइब्रेशनल मोशन हो रहा है बच्चों, है ना, तो कोई आप पार्टिकल का पाथ डिसाइड नहीं कर सकते कि ऐसे ही मूव करेगा, है ना, वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। इरेगुलर पाथ है, इसमें गैस मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके जा रहे हैं या लिक्विड के मॉलिक्यूल्स खुद मूव करके जा रहे हैं, तो इनका भी कोई आप स्ट्रेट पाथ कुछ डिफाइन नहीं कर सकते, इरेगुलर होगा। ये चूंकि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, लाइट की तरह हीट ट्रांसफर होगा, तो ये स्ट्रेट पाथ में ही होता है। तो बच्चों आप ऐसा एक चार्ट बना लीजिए और लिख लीजिए पूरी चीज, कोई चीज अगर रह गई हो और पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। बच्चों लिख लीजिएगा तो बताइएगा, फिर आगे करेंगे। डन सर। ओके बच्चों, ये जब चार्ट आप कंप्लीट कर लीजिएगा, अगली मेन हेडिंग पड़ेगी थर्मल कंडक्शन। तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ लिए कि तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर कौन कौन से हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। अब मेन डिस्कशन होगा थर्मल कंडक्शन के बारे में।
सो हो गया। ठीक, मेन इंडिया बच्चों थर्मल कंडक्शन। तो इसके अंदर बच्चों देखिए दो सिचुएशन आती है थर्मल कंडक्शन के अंदर, ठीक है। एक आती है अनस्टेडी स्टेट या ठीक है थर्मल कंडक्शन, एक स्टेडी स्टेट, एक या नॉन स्टेडी स्टेट की बात कर ले या स्टेडी स्टेट से पहले की स्टेट, तो दोनों का हम लोग एक बार डिस्कशन करेंगे। जो सवाल बनते बच्चों वो आपके स्टेडी स्टेट से ही बनते हैं, लेकिन स्टेडी स्टेट आने से पहले एक स्टेट आती है जिसको आप बोल दीजिए नॉन स्टेडी स्टेट, नॉन स्टेडी स्टेट, और एक दूसरी आती है स्टेडी स्टेट, ठीक है। तो पहले नॉन स्टेडी स्टेट को पढ़ेंगे फिर स्टेडी स्टेट को पढ़ेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है। सवाल आपके इसी से बनेंगे, जो हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे वो स्टेडी स्टेट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा रहे स्टेडी स्टेट या नॉन स्टेडी स्टेट, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहे स्टेडी स्टेट या ना लिखा रहे, बाय डिफॉल्ट आपको यही मान के चलना है स्टेडी स्टेट। अच्छा, नॉन स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट में अंतर क्या होता है, देखिए थोड़ा समझते हैं इसको। मान लीजिए बच्चों जैसे दो, ये एक रॉड है, ठीक है, आपने इस रॉड को दो एंड पे कनेक्ट कर दिया है, एक इधर है और एक एंड इधर है, ठीक है, दो एंड से कनेक्ट कर दिया है। मान लेते बच्चों इसका टेम्परेचर कुछ 0 डिग्री सेल्सियस है और इस एंड का टेम्परेचर कुछ 100 डिग्री सेल्सियस है, और एक रॉड आपने लाके कनेक्ट कर दिया है, ठीक। इसके चारों तरफ हम लोगों ने एक एडियाबैटिक मटेरियल लगा रखा है, ठीक है, चारों तरफ इस साइड एडियाबैटिक मटेरियल लगा रखा है। सर ये एडियाबैटिक मटेरियल क्या मतलब है? एडियाबैटिक मटेरियल का मतलब है ये हीट अपने थ्रू ट्रांसफर नहीं होने देगा। सर क्या पर्पस है एडियाबैटिक मटेरियल लगाने का? ठीक है, तो एडियाबैटिक मटेरियल लगाने का पर्पस केवल इतना है कि देखिए अगर आप ये जैसे पेन को आप मान लीजिए रॉड है, आप इसको हीट करेंगे, इधर एक टेम्परेचर लगा दिए, इधर एक टेम्परेचर, तो हीट इसके थ्रू जाएगी, थोड़ी देर बाद इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये हीट कंडक्शन के फॉर्म में भी बाहर रेडिएट करेगी एटमॉस्फेयर में। हम चाहते हैं कि कंडक्शन या कन्वेक्शन ना हो, सॉरी कन्वेक्शन या रेडिएशन ना हो, केवल हीट ट्रांसफर इस एंड से इस एंड तक केवल और केवल कंडक्शन के थ्रू हो। तो ये एडियाबैटिक मटेरियल लगा दिया गया चारों तरफ ताकि इससे हीट रेडिएट होके कहीं ना जाए, ठीक है। और ये हमारा बीच में रॉड है, ठीक है, जिसके थ्रू कंडक्शन हो रहा है और हीट 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के तक पहुंच रही है, ठीक है, ये सिचुएशन है। अब देखिए जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को आप, ये पहले रूम टेम्परेचर पे रॉड थी, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस पे रॉड थी जब आपने इसको कनेक्ट किया 100 और 0 के बीच में, उससे पहले ये 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रॉड थी, आपने कनेक्ट कर दिया 100 और 0 के बीच में। तो हुआ क्या, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये वाइब्रेट कर रहे थे 25 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से, ठीक है। जब आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस में कनेक्ट किया तो ये मॉलिक्यूल अपना टेम्परेचर बढ़ाएंगे 100 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस से कनेक्ट कर दिया, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे आए थे, तो ये पहले क्या करेंगे अपना टेम्परेचर 25 से 100 ले जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनको आप लेकर आए थे 25 डिग्री सेल्सियस पे, रूम टेम्परेचर पे रॉड थी, अब चूंकि ये 100 डिग्री सेल्सियस मॉलिक्यूल के विसिनिटी में आएंगे तो इनका टेम्परेचर भी 25 से कुछ बढ़ेगा, ठीक है। इसी तरह से ये वाले मॉलिक्यूल्स 25 डिग्री सेल्सियस पे आए थे, चूंकि ये विसिनिटी पे आएंगे इन मॉलिक्यूल्स के, इनका टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा 25 से, उसके विसिनिटी पे, सॉरी हाँ, तो उनकी विसिनिटी पे ये वाले मॉलिक्यूल्स है तो इनका भी कुछ टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। उसी तरह से आप जब ये वाले मॉलिक्यूल्स देखेंगे तो ये 25 डिग्री सेल्सियस पे आए थे, ठीक है, ये वाले मॉलिक्यूल्स 25 डिग्री सेल्सियस पे आए थे, फिर आप इनको 0 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर में लाएंगे तो 25 डिग्री सेल्सियस से घट के इनका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे थे, फिर 25 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस वाले मॉलिक्यूल की विसिनिटी में आएंगे तो इनका टेम्परेचर घटेगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो रॉड पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे आपने ला के कनेक्ट करी थी, चूंकि जो सराउंडिंग का टेम्परेचर मतलब 100 और 0, तो ये पूरी रॉड का टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस था पहले, अब वो डिफरेंट सेगमेंट्स का टेम्परेचर अलग अलग होगा। मतलब 25 डिग्री सेल्सियस से ये 0 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, ये कुछ 1 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे। इसी तरह से ये वाले मॉलिक्यूल्स 100 डिग्री सेल्सियस से, सॉरी 25 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे, ये 25 डिग्री सेल्सियस से हो सकता है 90 डिग्री सेल्सियस पे आए, ये 25 डिग्री सेल्सियस से हो सकता है 70 डिग्री सेल्सियस पे आए, ठीक है। तो वो फेज
जहां पे रॉड के हर एक सेक्शन का टेम्परेचर बदल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन स्टेडी स्टेट, यानी अभी स्टेडी स्टेट नहीं आएगी। तो सर स्टेडी स्टेट में क्या होगा? स्टेडी स्टेट में यह होगा कि जो रॉड है इसके हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा मतलब सर, मतलब जैसे ये है तो ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही मेंटेन रहेगा। ये वाला जो एंड है, पहले ये 25 से, जब इसको जितना समय लगा 25 से 100 आने में, वो नॉन स्टेडी स्टेट है। एक बार 100 आ गया तो 100, अगर जब तक आप ये इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे ये 100 ही रहेगा। उसी तरह से 25 डिग्री सेल्सियस की रॉड थी, आपने 0 डिग्री सेल्सियस में कनेक्ट कर दिया, तो जब तक कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा वो नॉन स्टेडी स्टेट कहलाएगी। एक बार 0 डिग्री सेल्सियस आ गया यानी इस वाले एंड का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये 0 डिग्री सेल्सियस होगा। वैसे ही रॉड के हर सेगमेंट का टेम्परेचर जब तक कांस्टेंट नहीं होता, मतलब कि जैसे ये 100 है तो ये मान लीजिए 90, ये 70, ये 60, ये 30, ये 0, ये 10, ठीक है। तो पहले जब आपने रॉड कनेक्ट करी थी तो रॉड का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था, मतलब हर एक सेगमेंट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जब आपने कनेक्ट कर दिया, स्टेडी स्टेट आ गया, तो स्टेडी स्टेट आने के बाद जैसे ये टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, तो अब टाइम के साथ ये 90 डिग्री सेल्सियस चेंज नहीं होगा। लेकिन कभी जितना समय लगा उसको 25 डिग्री सेल्सियस से 90 आने में, या 25 से 70, या 25 से 60, या 25 से 10, या 25 से 0, तो वो जो बीच वाली स्टेट आएगी जब ये अपना ये वाला टेम्परेचर अटेन कर रहे थे, मतलब 25 से 90, 25 से 70, 25 से 60, 25 से 30, 25 से 10, 25 से 0, जब ये टेम्परेचर अटेन कर रहे थे, वो वाली स्टेट कहलाती नॉन स्टेडी स्टेट। एक बार स्टेडी स्टेट आ गई, स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हो गया, जैसे ये 100 है तो अब ये 100 ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये वाला सेगमेंट 90 है तो 90 रहेगा, टाइम के साथ अब चेंज नहीं होगा। ये 70 है तो 70 ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये 60 है तो 60 ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये 30 है तो 30 रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये 10 है तो 10 ही रहेगा, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ये 0 है तो 0 ही रहेगा, अब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो ये स्टेडी स्टेट कहलाती है, ठीक है। मैं एक थोड़ा आपको एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए आप लोग बहुत ज्यादा भूखे हैं, 10 दिनों से आपको खाना नहीं मिला, ठीक है। अब आपको कहा गया कि एक लाइन पे बैठ जाइए और आपको फूड पैकेट्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है। बढ़िया मैकडी का बर्गर आया है, आप सबको मिलेगा। तो अब सब लाइन से बैठ गए, ठीक है। तो अब आपको डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। तो जो पहला बंदा है ना, वो तब तक अगले वाले बंदे को नहीं देगा जब तक वो पूरी तरीके से खुद फुल ना हो जाए, ठीक है। वो जितने भी 10, 5, 10 जितना भी खा सकता है वो पहले खा लेगा, ठीक है। एक बार उसका पेट भर गया, उसको लगा कि यार अब सफिशिएंट है, तो फिर वो अगले वाले को देगा, ठीक है। फिर अगला वाला भी यही करेगा, खुद फुल हो जाएगा। जब उसको लगेगा कि वो खुद फुल हो गया है तो फिर वो अगले वाले को देगा, ठीक है। अब ऐसे ही करते करते मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है। ये पहले फुल हो गया, फिर ये अगले वाले को देगा, फिर ऐसे करके मान लीजिए 5 लोग हैं, ठीक है। तो आप मान लीजिए इधर से आप 10 बर्गर हर मिनट में 10 बर्गर्स दे रहे हैं, तो ये पहला वाला खा लेगा कुछ, जितना इसको खा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद ये अगले वाले को ट्रांसफर करेगा। सेम सिचुएशन ये इसके साथ भी होगी, पूरा फुल होगा, फिर ये अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये अगले वाले को ट्रांसफर करेगा, फिर ये अगले वाले ट्रांसफर। जब ये वाला भी फुल हो जाएगा, उसके बाद जब आप 10 बर्गर यहां पे देंगे, क्योंकि ये फुल हो गया अब नहीं खा सकता, तो ये पूरे के पूरे 10 इसको ट्रांसफर कर देगा। अब ये भी फुल है, ये भी नहीं खा सकता, ये पूरे के पूरे 10 इसको ट्रांसफर करेगा, ये पूरे के पूरे 10 इसको ट्रांसफर करेगा, ये पूरे के पूरे 10 इसको ट्रांसफर करेगा। क्योंकि अब सब फुल है तो ये वाला 10 के 10 बर्गर आगे ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। लेकिन जब इनमें से कोई भी फुल नहीं था, मतलब जब उनको कंप्लीटली मतलब तो वो पूरे के पूरे 10 आगे नहीं देगा, ये इसको 10 देगा। मान लीजिए इसके अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको फुल नहीं हुआ है, तो ये 10 में से हो सकता है पूरे पहले अपने आप को खाएगा, पूरे 10 खा लेगा, 12 खा लेगा। उसके बाद जब ये फुल होगा फिर आगे हीट जो बर्गर्स ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो जब तक ये अपने आप बर्गर्स पूरे जितने ले रहे थे वो आगे जब तक उतने ट्रांसफर नहीं कर रहे थे, मतलब जब तक उनकी भूख कंप्लीट नहीं हुई थी, वो है अनस्टेडी स्टेट या नॉन स्टेडी स्टेट, ठीक है। क्योंकि वो जितने बर्गर्स ले रहे हैं, जितने फूड पैकेट्स ले रहे हैं, उतने ही आगे नहीं ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ये है नॉन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट कब होगा, जब सारे कंप्लीटली फुल हैं, जितने फूड पैकेट्स आगे से ले रहे हैं उतने ही फूड पैकेट आगे ट्रांसफर कर रहे हैं, तो कहलाएगा स्टेडी स्टेट, कि अब ये खुद कंज्यूम नहीं कर रहे हैं फूड पैकेट्स, ठीक है। इस तरह से रॉड का केस है। जब आप इधर 25 डिग्री सेल्सियस पे रॉड को आपने कनेक्ट किया, तो ये वाले मॉलिक्यूल्स पहले जितनी हीट यहां से लेंगे वो पहले अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में यूज करेंगे।
फिर एक बार उनका टेम्परेचर 100 हो गया जितना होना चाहिए था, फिर हीट आगे वाले को देंगे, ठीक है। तो उस हीट में ये क्या करेंगे, अगला सेट ऑफ मॉलिक्यूल ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, फिर जब उसका टेम्परेचर एक लिमिट रेंज तक पहुंच गया, फिर वो हीट आगे वाले को देंगे, फिर ये अपना टेम्परेचर बढ़ाएगा, जब इसका सफिशिएंट टेम्परेचर हो गया, फिर वो हीट आगे वाले को ट्रांसफर करेगा, ठीक है। ऐसे करते करते पूरे रॉड में एक बार टेम्परेचर फिक्स हो गया, मतलब ये वाली सिचुएशन आ गई कि जितना जिसको जिसका टेम्परेचर रेस करना था उतना रेस कर लिया। उसके बाद जितनी भी हीट इधर से इनपुट होगी, मान लीजिए 100 कैलोरीज पर सेकंड हीट इनपुट हो रही है स्टेडी स्टेट आने के बाद, तो वही 100 कैलोरी पर सेकंड यहां पे भी मिल जाएगी, ठीक है, स्टेडी स्टेट आने के बाद। स्टेडी स्टेट आने से पहले जब हर एक खुद हीट कंज्यूम करके अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा था, तब उस सिचुएशन पे स्टेडी स्टेट मतलब जितनी हीट आप देंगे उतनी हीट इधर पे पहुंचेगी, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक पार्ट अपने खुद के टेम्परेचर को बढ़ा रहा था। एक बार जितना उनको टेम्परेचर अचीव करना था उतना बन गया, स्टेडी स्टेट आ गई, फिर आप जितनी हीट इधर से देंगे उतनी ही हीट आपको दूसरे एंड पे मिलेगी। तो अब जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वो पूरा का पूरा डिस्कशन स्टेडी स्टेट के बारे में होगा। नॉन स्टेडी स्टेट आप लोगों को थोड़ा सा बताना जरूरी था कि स्टेडी स्टेट आने से पहले एक नॉन स्टेडी स्टेट आती है, इसमें रॉड के हर एक सेक्शन का टेम्परेचर चेंज हो रहा होता, 25 से 90, 70, 60, 30, 10, 0, एक बार फिक्स हो गया, अब ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी आप हीट देंगे उतनी हीट आपको दूसरे एंड पे मिलेगी, लेकिन ये कब होता है, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाती है। स्टेडी स्टेट अचीव होने से पहले हर एक सेक्शन का टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा, स्टेडी स्टेट आने के बाद हर एक सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होगा, पर समय के साथ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो होपफुली बच्चों आप लोग समझ गए होंगे स्टेडी स्टेट क्या होता है और नॉन स्टेडी स्टेट क्या होता है। क्लियर है क्या? आप लोग एक बार बता दीजिए थोड़ा सा। यस सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। ठीक है, लिखिए थोड़ा थर्मल कंडक्शन के बारे में, ऐसे दो पार्ट ड्रॉ कर लीजिए, नॉन स्टेडी स्टेट और स्टेडी स्टेट। तो नॉन स्टेडी स्टेट के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। नॉन स्टेडी स्टेट में लिखिए in this state temperature of each section of rod 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 is changing with time. Temperature of each section of rod is changing with time. In this state, temperature of each section of rod is changing with time. नॉन स्टेडी स्टेट में दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, heat input is not equal to heat output. Heat input is not equal to heat output. Heat input
is not equal to heat output. अगली हेडिंग डाल दीजिए स्टेडी स्टेट। इसमें लिखिए स्टेडी स्टेट के अंदर temperature of all sections of rod, temperature of all sections of rod temperature of all sections of rod is constant अगला पॉइंट लिख लीजिए टेम्परेचर ऑफ ऑल सेक्शंस ऑफ रॉड इज कांस्टेंट। अगला पॉइंट हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट। हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट। देखो बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब मैं कह रहा हूं टेम्परेचर इज कांस्टेंट इसका मतलब सेम नहीं है हर सेक्शन का टेम्परेचर, हर सेक्शन का टेम्परेचर अलग अलग होगा। ठीक है, जैसे ये 90 है, ये 70 है, 60 है, 30 है, 10 है, तो ये कांस्टेंट रहेंगे। मतलब अब ये समय के साथ ये 90 चेंज नहीं होगा, समय के साथ ये 70 चेंज नहीं होगा, समय के साथ ये 60 चेंज नहीं होगा, ना 30 चेंज होगा, ना 10 चेंज होगा। तो कांस्टेंट है, सेम नहीं है। ऐसा मत समझ लीजिएगा कि अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो पूरा 100 डिग्री सेल्सियस, या 0 है तो पूरा 0, ऐसा नहीं है। ये 100, 90, 70, 60, 30, 10, 0। अब ये जो सेक्शन, हर एक सेक्शन का टेम्परेचर है, ये समय के साथ चेंज नहीं होगा, ये स्टेडी स्टेट है। और स्टेडी स्टेट की दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जितनी हीट पर सेकेंड इनपुट होगी रॉड में, उतनी ही हीट पर सेकेंड रॉड से बाहर जाएगी। तो हीट इनपुट इज इक्वल टू हीट आउटपुट, ये स्टेडी स्टेट का है। अब हम लोग जो फॉर्मूला बच्चों अगला पढ़ रहे हैं वो स्टेडी स्टेट के बारे में ही है, तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नॉन स्टेडी स्टेट के लिए फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ये जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं, हम लोग स्टेडी स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टेडी स्टेट का मतलब ये हो गया कि आपने एक टेम्परेचर इधर T1 रखा है, इधर T2 रखा है, बीच में आपने एक रॉड कनेक्ट कर दी है, ठीक है। ये रॉड कनेक्ट कर दी आपने बीच में, ये मान लीजिए T1 टेम्परेचर है, ये T2 टेम्परेचर है, और T1 ग्रेटर देन T2 है, और स्टेडी स्टेट आ चुका है, ठीक है। नॉन स्टेडी स्टेट के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। T1 ग्रेटर देन T2, स्टेडी स्टेट आ चुका है। स्टेडी स्टेट आ चुका है मतलब हर एक सेक्शन का टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितनी हीट इनपुट होगी उतनी ही हीट आउटपुट होगी, ठीक है। जो रॉड है इसका लेंथ हम लोग L मान लेते हैं, ठीक है। ये रॉड है, इसका लेंथ L है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड इज A, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड इसको हम लोग A मानते हैं। तो देखिए रिलेशन लिख रहे हैं, dq बाई dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है। जितनी हीट इस वाले एंड से ली गई है और जितनी हीट इस वाले एंड को दी गई है, ठीक है, वो हीट। तो dq बाई dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। बच्चों जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होगी इन स्टेडी स्टेट। उसके बाद रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना हीट इनलेट ज्यादा होगा, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा, हीट इनलेट ज्यादा, ठीक है। ज्यादा मॉलिक्यूल्स हीट एक्सेप्ट करेंगे। और dq बाई dt इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा
लेंथ ऑफ रॉड। जितना ज्यादा लेंथ होगा रॉड का उतना ज्यादा हीट को रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा, उतनी हीट ट्रांसफर की रेट कम होगी। तो अगर हम इन तीनों को क्लब करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन आएगा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर dq by dt, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a डेल्टा t डिवाइडेड बाई l। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो dq by dt इट इज इक्वल टू ka डेल्टा t बाय l। ठीक है, अब इसमें सारे टर्म्स के बच्चों आपको पता चल गया, डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एक टर्म आया है नया के, तो के कहलाता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। बहुत बार सवालों में आपको देखने को मिलेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है, आप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज करेंगे, लेंथ चेंज करेंगे तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल चेंज नहीं होगी। तो के कहलाता है बच्चों थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ चेंज करने से थर्मल कंडक्टिविटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी। ठीक है, dq by dt रेट ऑफ हीट ट्रांसफर के ए बाई एल इंटू डेल्टा टी। नोट कर लीजिए बच्चों ये, फिर इस पे एक सवाल करेंगे। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। बच्चों एक चीज और करिएगा कि के आप लोगों को यूनिट लिखनी है, ठीक है, और के का आप लोग को डायमेंशन लिखना है खुद से, के की यूनिट और डायमेंशन दोनों लिखिएगा, फिर हम लोग मैच करेंगे। बहुत बार सवाल पूछा जाता है के की यूनिट क्या होगी और उसके डायमेंशंस क्या होंगे। बच्चों यूनिट बताएंगे क्या इसकी, अगर किसी ने लिख लिया हो तो? वॉट मतलब पर मीटर पर केल्विन, वॉट पर मीटर पर केल्विन। ओके, डायमेंशन है ml t-3 और केल्विन इनवर्स। ml t-3 केल्विन इनवर्स -3 यही आ रहा है सबका? Yes, sir. ठीक, इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, यूनिट और डायमेंशन दोनों इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है ये, तो इसको आप अगर दिमाग में रह जाए तो अच्छा है। किसी को कुछ और आ रहा हो तो बता दीजिए, ठीक है।
ठीक है बच्चों, ये डायमेंशन सही रहेंगे और यूनिट भी यही है। चलिए एक सवाल बच्चों सेम कॉन्सेप्ट पे है, एक बार आप बस देख लीजिए, ठीक है। मैं आप लोग को बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, जो ये फॉर्मूला लिखा है इसी पे बेस्ड है। बस कि ये सवाल लेने का लॉजिक केवल इतना है कि आप सवाल पढ़ के पहचान जाओगे के क्या है, ए क्या है, डेल्टा टी क्या है, एल क्या है। एक बार आप सवाल देखिए और आंसर बताइएगा। सब बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा, कुछ भी मुश्किल नहीं है सवाल में। आंसर आया क्या बच्चों? सर 41,800। ओके, यही आ रहा है 41,800। यस। So 836,000. ओके, चलिए बच्चों मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा, ठीक है, आप लोग बताइएगा। तो इन्होंने बोला है कि एक क्यूब है एल्यूमिनियम का और वो एक फेस उसका 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है और दूसरा फेस 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन्ड है, ठीक है। और 2 मीटर एज लेंथ है, तो ये 2 मीटर एज लेंथ है। ऑल अदर सर्फेसेस आर कवर्ड विद एडियाबैटिक वॉल्स, मतलब और किसी चीज से हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग थ्रू द क्यूब इन 5 सेकेंड्स, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है। तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब dq बाई dt की वैल्यू हम लोग को निकालनी है। तो dq बाई dt बराबर ka बाई l टाइम्स डेल्टा टी। तो इसमें थर्मल कंडक्टिविटी 209 है। उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना लिया जाना चाहिए बच्चों? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 लिए 4L स्क्वायर 4 होगा, बिल्कुल 4 के 4, क्योंकि बच्चों ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा आपका 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 ये वाला डायमेंशन है और 2 ये वाला डायमेंशन है, ठीक है। तो 4 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो जाएगा डिवाइड बाय लेंथ। लेंथ की वैल्यू कितनी लेंगे? लेंथ 2 लेंगे, बिल्कुल 2 लेंगे। डेल्टा टी का वैल्यू हो जाएगा 100 माइनस 0 100, ठीक है। तो टाइम 5 डिफरेंट सॉरी मल्टीप्लाई कर दी बच्चों, ये 2 तो हो जाएगा 400 209 इंटू 2 तो बच्चों 418 0 0। ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है, पर ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि ये इतनी कैलोरी पर सेकेंड हीट इस मटेरियल के थ्रू जा रही होगी। हमें निकालना है कि 5 सेकंड में कितना होगा, तो 5 सेकंड से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो Q जो हो जाएगी वो dq बाई dt यानी 41800। ये 1 सेकंड में हीट ट्रांसफर है, इसमें 5 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो फिर आपका फाइनल आंसर आएगा 209। 2,09,000। ये आ रहा है। यही आ रहा है कि बच्चों आप लोग का भी? यस सर, Yes, sir. पहले सर 5 से मल्टीपल नहीं करता तो ओके इतने। अच्छा ये यूनिट भी क्या आएगी बच्चों? कैलोरी आएगी या जूल आएगी? क्या लगता है आप लोग को? कैलोरी आएगी। कैलोरी आएगी। जूल आएगी। जूल आएगी, एक्चुअली मैंने गलत लिखा था यहाँ पे, जूल पर सेकंड। अच्छा ये बच्चों कैसे पता चला कि जूल ही आएगी एनर्जी, मतलब कैलोरी नहीं आएगी? कैसे पता स्टैंडर्ड चला यूनिट आपको? है ना सारी, वॉट्स, यस वॉट्स पता चला। क्यों मीटर भी दिया है, वॉट भी दिया है। हाँ देखिए, एक तो पहली चीज सारी स्टैंडर्ड यूनिट है
है ना। और दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे गौर करिए कि 209 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस है, वाट का मतलब हो गया जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड में चूंकि थर्मल कंडक्टिविटी है तो आपका आंसर भी जूल में आएगा। नोट कर लीजिए, जिनका गलत था बच्चों देख लीजिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। एक और इसी तरह का सवाल लूंगा। डन सर। ठीक है, एक और बच्चों सेम क्वेश्चन है। पहले तो ये तो आप बहुत आसान सा सवाल है, एक तो आप बताइए कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ द प्लेट। टेम्परेचर डिफरेंस। डी ऑप्शन डी। डी ऑप्शन डी। ये बच्चों ये सब गलत है ना, थिकनेस ऑफ प्लेट, एरिया ऑफ प्लेट, टेम्परेचर डिफरेंस किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, मटेरियल ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, है ना। तो थोड़ा सा इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल या कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। एक और सवाल करते हैं न्यूमेरिकल, देखिए बच्चों ये भी सी ऑप्शन। ओके बच्चों, आप बाकी लोगों का भी वेट करो, जिनका आंसर आते जाए बताते जाइएगा। सर सी आएगा। ठीक है, सर सी आ रहा है। ओके कन्वर्जन्स देख लिया आप सबने ना, सर वो भी सी थोड़ा सा होगा। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके एक बार फिर से बच्चों सी कुछ ऑप्शन नई रहेगा। हाँ हाँ सी ऑप्शन ही होगा सर। सी, ठीक है बच्चों, एक बार फिर से देखिए, कोई भी हम लोग नया कॉन्सेप्ट या नया फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। डी क्यू बाई डी टी बराबर के ए बाई एल टाइम्स डेल्टा टी। तो इस बार सवाल में डेल्टा टी पूछा गया, डी क्यू बाई डी टी दिया हुआ है 4000, ठीक है। और थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल 400 गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, 10 के पावर -4 और डिवाइडेड बाय लेंथ दिया हुआ है सवाल में 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 के पावर -2 और डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों देखिए, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे 10 के -1 हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -3 बचेगा, दो और जीरो है उनसे कैंसिल होकर 10 के पावर -1 बचेगा, एक से और कैंसिल हो जाएगा तो 40, तो 4000 डिवाइडेड बाई 40, तो डेल्टा टी की वैल्यू बच्चों यहाँ से 100 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये कैलकुलेशन बच्चों आप अपने हिसाब से जैसे आप कंफर्टेबल हो आप वैसे कर सकते हैं, 10 के पावर इकट्ठा कर लीजिए, एक स्टेप और उसमें लिख देंगे, बाकी 100 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। एक और सवाल करेंगे बच्चों इस पे, फिर आगे बढ़ेंगे। सर लिख रहे हैं सर अभी। लिखिए लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, एक और सवाल बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट,
सर सेकंड ऑप्शन आएगा। ठीक है, इसमें बच्चों लिनियर डायमेंशन से जो मतलब है उनका, आप रेडियस और लेंथ दोनों को डबल करिएगा, मतलब रेडियस भी डबल होगी और लेंथ भी डबल होगा, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। रेडियस भी डबल होगी और लेंथ भी डबल होगा। तो क्या रिलेशन होगा हीट ट्रांसफर में Q1 Q2 में? सी ऑप्शन। ओके, So C. ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमको बी लग रहा है, बी बी ऑप्शन। ओके, टेम्परेचर डिफरेंसेस चेंज नहीं किए गए T1 और T2, तो डेल्टा Q, जैसे पहले रेट ऑफ हीट फ्लो थ्रू Q1, तो Q1 के लिए रेट ऑफ हीट फ्लो को ही Q1 बोल दिया गया है। ठीक है, तो Q1 देखिए जो आप सब जानते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल पे डिपेंड करता है, डेल्टा T चेंज नहीं किया गया, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ के। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब हो गया पाई आर स्क्वायर और लेंथ, यानी Q1 या हीट ट्रांसफर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर बाई एल। तो जब Q1 लिखेंगे आप तो Q1 हो गया आर स्क्वायर बाई एल, और जब Q2 लिखेंगे आप तो आर बढ़ के 2r हो जाएगा, तो 2r का होल स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर, और लेंथ बढ़ के 2l हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से कैंसिल करेंगे तो ये 2 बचेगा, और रेशियो लेंगे तो आर स्क्वायर बाई एल कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 बाई Q2 बराबर आ जाएगा 1/2, तो 2Q1 बराबर Q2, तो 2Q1 बराबर Q2 ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 2Q1 बराबर Q2 ऑप्शन बी आंसर आएगा इसका। चलिए नोट करिए बच्चों जिसका रह गया है। आप लोग का टेस्ट सिलेबस मैं अभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी तो मैं अभी कंफर्म कर दूंगा, नहीं तो कल 100% आपको बता दूंगा। आ गया ऐप पे? सर आ गया सिलेबस। अच्छा अच्छा, टॉपिक वाइज दे दिया है? नो सर, सर फ्लूइड और थर्मल पूरा आ रहा है इसमें तो। फ्लूइड और थर्मल प्रॉपर्टीज पूरा आ रहा है? यस सर। ठीक है, ओके ओके, हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा बच्चों थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑलमोस्ट अगली क्लास में या उसके अगली क्लास में, वेडनेसडे तक मोस्ट प्रोबेबली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए आप लोग के ना जैसे जैसे चूंकि सिलेबस काफी हो रहा है, ऑलमोस्ट 11th हम लोग एंड पे खड़े हैं, ऑसिलेशंस और वेव्स बचते हैं इसके बाद, तो जैसे जैसे AITS होंगे आपका पोर्शन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो हो सकता है आपको मार्क्स में थोड़ा सा डिप देखने को मिले, तो विच इज वेरी नॉर्मल, घबराने वाली बात नहीं है, और मेहनत करते रहिए। ठीक है, लास्ट तक, है ना, अच्छा होगा। और बीच में प्रिपरेशन, जैसे अभी कुछ ऐसे थॉट्स आएंगे कि यार बहुत मुश्किल आ रही है, आएंगी, बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा टारगेट लिया है जो कि आसान नहीं है। ठीक है, तो आएगा, बट उसमें घबराने वाली बात नहीं है, बहुत नेचुरल है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा थोड़े थोड़े नंबर कम आएंगे, बट आप काम करते रहिए कंटिन्यूसली कि क्यों कम आ रहा है, लग रहा है आपको कि पढ़ाई कम हो रही है तो थोड़ा सा और पढ़ाई बढ़ाइए। और एक ये है कि लास्ट तक डटे रहिएगा, मतलब बीच में मत, तो काफी मेहनत आप लोग ऑलरेडी करते हुए आए हैं, है ना, काफी दिनों से आप लगे हुए हैं लगातार, तो लास्ट में आते आते थोड़ा सा हल्के मत पड़िएगा, खूब सारी मेहनत करिए। और थोड़ा सा टफ फेज अब हो सकता है आए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा है। अभी तक तो पार्ट टेस्ट में 2-2, 3-3 चैप्टर्स आते थे, तो आप लोग बढ़िया चल रहा था, लेकिन हो सकता है अब सिलेबस ज्यादा हो जाएगा, तो मार्क्स थोड़ा सा नेचुरली डिप होंगे, तो घबराइएगा नहीं, खूब सारी मेहनत करिए। और ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, मिलेंगे तो इससे आगे की बात करेंगे। हाँ बताइए, क्वेश्चन था सर, बोलिए बोलिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द कर्व y बराबर sin स्क्वायर x एंड द x एक्सिस वेयर x वेरीज फ्रॉम x0 टू x pi। ओके, एरिया बताना था हम लोग को, y बराबर sin स्क्वायर x और किसके बीच में? x एक्सिस के बीच में। यस सर, x एक्सिस के बीच में, और कहां से कहां तक बताना था? सर 0 टू pi। 0 to 5 pi, यस pi सर, pi पाई, ओके, 0 to पाई के बीच में बताना था। ठीक है, तो देखिए जैसे किसी भी कर्व का आप एरिया निकालते हैं, जैसे साइन एक्स का ही मान लीजिए, हम लोग y और साइन एक्स का एरिया निकालते हैं, तो एरिया x एक्सिस ये मान लीजिए ये, ठीक है, ये एरिया की बात होती है ना, ये वाला एरिया पूरा हमें निकालना होता है, ये पूरा एरिया। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, एरिया अंडर द कर्व इंटीग्रेशन। तो ये मान लीजिए लेंथ dx है और ये लेंथ y है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे हमें ये इस स्ट्रिप का एरिया चाहिए तो हम ऐसा लिखते हैं स्मॉल एरिया dA बराबर y dx, जहां पे लेंथ हो गया y और थिकनेस हो गई dx। टोटल एरिया निकालना है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा,
तो टोटल एरिया ए बराबर इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स, वाई बराबर साइन स्क्वायर एक्स है और इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, dx के साथ लिमिट्स लगेंगी 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, अब साइन स्क्वायर एक्स को आप कैसे कर सकते हो, कुछ आइडिया आ रहा है बेटा कि साइन स्क्वायर एक्स को कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, कुछ आ रहा हो? cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला और पढ़ते हैं हम लोग 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो इसको आप इधर ले आइए, तो ये बन जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू बन जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया ए बराबर बन जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई तक, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बन जाएगा 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2 dx। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 और ये माइनस बन जाएगा cos 2x डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रेशन दोनों का 0 से लेकर पाई तक। ठीक है, dx और dx। ठीक है, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा x/2 लिमिट्स 0 से पाई माइनस 1/2 बाहर ले लेंगे, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर पाई cos 2x dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन 0 होगा, कारण क्या है, जैसे cos x का इंटीग्रेशन 0 से लेकर पाई के बीच में cos x का इंटीग्रेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि जितना एरिया पॉजिटिव है, जितना एरिया प्लस में है, उतना ही एरिया माइनस में है, तो 0 से लेकर पाई तक cos x का इंटीग्रेशन 0 होगा। अब cos x और cos 2x में बस अंतर इतना होगा कि इसका जो पीरियड होगा, जैसे इसका cos का पीरियड होता है पाई, तो चूंकि इसमें 2x है तो इसका पीरियड हो जाएगा π/2, तो ये इसमें 0 से पाई के बीच में 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा, बस इतना अंतर होगा। ठीक है, 2 साइकिल, तो एक साइकिल ये और एक साइकिल ये, है ना, तो 0 से पाई के बीच में cos 2x 2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। फिर से इसका एक्सप्लेनेशन सेम, जितना एरिया प्लस उतना ही एरिया माइनस। ठीक है, तो cos 2x का भी इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप करना चाहते हो cos 2x का इंटीग्रेशन, तो cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस साइन 2x/2, लिमिट रख देंगे तो आप करके देखना 0 आ जाएगा। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अपर लिमिट π/2 माइनस 0, तो π/2 आ जाएगा। ये आपको इंटीग्रेशन के लिए आया था क्या ये सवाल पेपर में? यस सर, ये आया था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको नहीं समझ पाया था, बस sin 2x बराबर है। अच्छा, ओके, तो ये क्वेश्चन छोड़ देता हमने सर। अच्छा, फिर भी आपके 171 बढ़िया मार्क्स हैं यार। यस सर। ओके, चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। धन्यवाद।